नमस्कार। मैं आशीष कुमार रोज की तरह आज भी आपके सामने साइंस के सवालों को लेकर हाजिर हूं। आज मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्कूल होता है उसके क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। मतलब कि क्लास 8 के वो स्टूडेंट जो कि जामिया में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन्हें जो एग्जाम देना पड़ता है उसमें साइंस के जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सवाल किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये मायने नहीं रखता है। जो सवाल होता है वो हर किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई सवाल का ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही एग्जाम में आएगा, वो किसी भी एग्जाम में पूछा आपसे जा सकता है। इसलिए एक एक सवाल को आपको देखना है और हमारे इस वीडियो के सीरीज को लगातार आपको इस सीरीज में बरकरार रहना है, बने रहना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि हर टॉपिक से जो साइंस का सवाल देश के विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, वो हर एग्जाम में जो भी सवाल मुख्य रूप से पूछा जाता है वो साइंस के सवाल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, एयर पॉल्यूशन कैन काउज। जो वायु प्रदूषण होता है वो क्या काउज करता है? वायु प्रदूषण से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, रिस्पिरेटरी डिजीज होता है, सॉइल इरोजन होता है, या कुछ नहीं होता है इनमें से चारों चीज में से? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जहां तक सवाल है तो हम ग्लोबल वार्मिंग पर पहले भी इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। धरती का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। रिस्पिरेटरी डिजीज का अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमको दम्मा अस्थमा टाइप का जो डिजीज होता है उसको हम रिस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। सॉइल इरोजन, मिट्टी का हट जाना, जब किसी इलाके में बाढ़ आता है तो वहां जब पानी का जब धार आता है तो बाहर से लेके चला जाता है, जिसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये मेनली तीन ऑप्शन था। तो जब एयर पॉल्यूशन काउज होगा तो हमको क्या होगा? रिस्पिरेटरी डिजीज होगा। ठीक है, कोई भी सांस लेने से संबंधित समस्या हो सकता है, वो दम्मा हो सकता है, वो आपका अस्थमा हो सकता है, दोनों एक ही चीज है लगभग। तो इस तरह का और भी बहुत तरह का डिजीज होता है जिससे कि हमारे लंग्स पर असर पड़ता है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो नाक के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो हमको रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ठीक है, उससे एयर पॉल्यूशन का कोई लेना देना बेसिकली है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन। साउंड में जो पिच होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? अब सवाल उठता है कि पिच क्या होता है। तो पिच का मतलब होता है कि जो आवाज तीखापन होता है आवाज के अंदर। तो आवाज के अंदर तीखापन क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि जब कभी सीटी का जो आवाज होता है या बेसिकली जो फीमेल का जो आवाज होता है, लड़कियों का जो आवाज होता है, उसमें ज्यादा तीखापन होता है, श्रिलनेस ज्यादा होता है। तो वो किस चीज के कारण होता है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, या दोनों के कारण, या किसी के कारण नहीं, ये चारों में से। देखिए, तो हर किसी का आवाज अलग अलग होता है। किसी किसी का आवाज बहुत ज्यादा पतला होता है, जो बहुत ज्यादा पतला और तीखा होता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो जो आप देखते हैं साउंड का, जब कभी कहीं पे साउंड बज रहा होता है बॉक्स में, तो उसका एम्पलीट्यूड इस तरह से बनता है। तो जिसका बहुत नजदीक नजदीक बनेगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जिसका ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है, तो वो वाला साउंड जो होता है उसका पिच बहुत ज्यादा होता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड के अंदर, मतलब एक सेकंड के अंदर जितना फ्रीक्वेंसी, जितना बार ये ऑक्सीलेशन होता है, ऊपर नीचे करता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा चीज है जिसपे कि साउंड का पिच डिपेंड करता है। यानी कि किसी का साउंड कितना तीखा होगा, ढोलक का आवाज भारी होगा, सीटी का आवाज पतला होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगला सवाल, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड विल प्रोड्यूस। देखिए, एम्पलीट्यूड का मतलब एक पिक्चर भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या है कि एक बेस है। यहां से आप देखते होंगे कि जब कभी म्यूजिक सिस्टम में बाजा बजता है, जब कभी, तो इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है। तो सबसे ज्यादा ऊपर जब होता है तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बेस से ऊपर जब जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जब लंबा लंबा एम्पलीट्यूड बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि साउंड जो है हमारा तेज हो जा रहा है, लाउड साउंड हो जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल, द प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। वैसा वो प्लेस जहां पर कि कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई जीव जंतु रहता है, वैसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है वैसे प्लेस को रिजॉर्ट क्या हो? रिजॉर्ट का मतलब होटल, घर, रिजर्वायर, जहां पर कोई छोटा मोटा जीव जंतु रहता है। लेकिन बेसिकली सवाल यहां पर उठ रहा है जो ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, रिजर्वायर का मतलब हो गया कि नदी टाइप का इलाका, जहां जिसको कि हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं जहां पर सारा ऑर्गेनिज्म रहता है, वो घर भी हो सकता है, बेसिकली वो जंगल होता है। ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वो जंगल होता है, जहां पर कि उसको सारा सुविधा मिले, पानी, जल, हवा सब कुछ मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जहां पर कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये उसका हैबिटेट है।
हैबिट है, वहां रहने का इसका आदत है, वहां का वो एडेप्टेशन कर लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला सवाल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे। टू एंड फ्रो मोशन होने का मतलब पेंडुलम का जो ये आप देखते हैं, पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो पेंडुलम ऊपर नीचे हिलता है, ऐसे इस तरह से पेंडुलम हिलता है। एक सेकेंड, हाँ, पेंडुलम बार बार क्या करता है, इस तरह से हिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय। ताजमहल जो होता है वो किस चीज से अभी अफेक्ट कर रहा है, तो ताजमहल इस वक्त किस चीज से अफेक्ट कर रहा है, तो ताजमहल के साथ समस्या क्या हो गया है आज के डेट में, कि ताजमहल के ऊपर जो है पीला पड़ रहा है। ताजमहल क्यों पीला पड़ रहा है, क्योंकि ताजमहल जो आसपास का जो फैक्ट्री है उससे क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। वो धुआं जो है हवा के साथ मिलके आसमान में जाता है और आसमान से फिर बारिश के रूप में वो जमीन पर गिरता है, और वो जो जमीन होता है, जो बारिश नीचे आता है, उस बारिश में एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड के कारण एसिड रेन होता है, और एसिड रेन के कारण ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ जा रहा है। तो बेसिकली किस चीज के पोल्यूशन के कारण ताजमहल अफेक्ट हुआ, वाटर के पोल्यूशन के कारण। ठीक है, क्योंकि वाटर ही तो आ रहा है ना ऊपर से, जिसमें कि एसिड मिला हुआ है, वही पानी ताजमहल के मार्बल पर गिरता है, जिसके के कारण कि ताजमहल का क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट इज कॉल्ड। ज्यादा से ज्यादा जो हम पेड़ लगाते हैं इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से देखिए, पहला ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना, तो ये तो इसका तो कोई जवाब है नहीं, इसका तो कोई मतलब है नहीं पहला ऑप्शन का। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज कीजिएगा, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। चलिए, इसका सही जवाब होगा एफॉरेस्टेशन। फिर रिफॉरेस्टेशन क्या है, ये इसका सही जवाब क्यों नहीं होगा। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है किसी इलाके में जंगल लग गया, किसी इलाके में क्या हुआ कि आप जंगल लगा दिए। अब जब किसी इलाके में आप जंगल लगा दिए, उसको जंगल को आप फिर काट दिए, जंगल को काटने के बाद फिर वहां जंगल लगाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पेड़ का संख्या बढ़ा नहीं है, बढ़ा ना, पेड़ को आप काट के लगाए तो रिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल को काट के फिर से उसमें फॉरेस्ट लगाए तो वो रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वैसा इलाका जहां पर कभी पेड़ था नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप वहां जाकर पेड़ लगा रहे हैं, वहां जंगल इंक्रीज कर रहे हैं, आप जंगल बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगला सवाल, ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ। ईयर ड्रम पार्ट है, किस सिस्टम का पार्ट है, कहां होता है ईयर ड्रम, स्केलेटन सिस्टम में होता है, हियरिंग ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। देखिए यहां पर तो आप आराम से बोल सकते हैं कि स्केलेटन और सिस्टम तो होगा नहीं। स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है, बोन्स वगैरह होता है, हड्डी वगैरह होता है, तो ईयर ड्रम तो बोन्स और हड्डी है नहीं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वैसा ऑर्गन जो कि ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, तो उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें जो आपको कंफ्यूज करेगा, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और हियरिंग ऑर्गन। देखिए, तो साउंड प्रोड्यूस हमारे शरीर में कहां से होता है, हमारे शरीर में साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे गला के पास जो हमारा वोकल कॉर्ड मौजूद होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पर बताया, पूछा जा रहा है साउंड हियरिंग ऑर्गन। साउंड हियरिंग ऑर्गन कौन होता है, तो ईयर ड्रम जो होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कान का पर्दा, वो होता है ईयर ड्रम। उसका काम क्या होता है, किसी चीज को सुनने में मदद करता है। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन नहीं होगा, क्या होगा, हियरिंग ऑर्गन होगा। ईयर ड्रम हमको सुनने में मदद करता है, ईयर ड्रम इज अ हियरिंग ऑर्गन। ठीक है, अगला सवाल, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। थायरोक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, देखिए थायरोक्सिन क्या, एक तरह का ग्लैंड है। ठीक है, तो हमारे शरीर में दो तरह से काम करता है, ग्लैंड काम करता है, एक ब्रेन काम करता है। तो बहुत तरह का ग्लैंड हमारे शरीर में सेक्रेट होता है, जो कि हर तरीके का काम को करने में मदद करता है। जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड है, तो ये गुस्सा जब इंसान को आता है उस समय में बहुत तेजी से शरीर में निकलता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब किसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करने में मदद करता है टेस्टिस। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये गला के पास होता है, और ये थायरोक्सिन को सेक्रेट करता है, और ये ग्रोथ को करने में मदद करता है, यानी कि इंसान के ग्रो को बढ़ाने में, बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है थायरोक्सिन। ठीक है, तो बहुत जल्द हम एक वीडियो ग्लैंड पर भी लाएंगे, जिसमें कि हम लोग तमाम तरीके का जो शरीर के अंदर ग्लैंड होता है, वो हर तरह का ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ग्लैंड बेसिकली होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड से हमारे शरीर पर कैसे कैसे असर पड़ता है। बहुत सारा असर हमारे शरीर पर पड़ता है ग्लैंड का। ठीक है, कि मतलब कि अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं और एकाएक आपके पास शेर आ गया, तो आपके शरीर में एकाएक तेज भागने का जो एनर्जी आ जाता है, वो कहां से आता है, वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, वो सब के पीछे ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक उम्र के बाद शरीर में दाढ़ी वगैरह आना, गला का क्या बोलते हैं उसे, गला से आवाज जो भारी हो जाता है वो भारी हो जाना, ये सब चीज के पीछे जो एक चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्लैंड। ठीक है, किसी का हाइट बहुत ज्यादा बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ पाता है, तो कौन सा ग्लैंड है, किस पार्ट में है, और कैसे कैसे ग्लैंड अपना काम करता है, इस पर एक वीडियो बहुत जल्द लगाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि
और नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा दिए ताकि जब हम वो वीडियो लगाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च किया गया, किस डेट में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा मुहिम था जिसमें कि टाइगर को बढ़ाने के लिए, शेर की संख्या को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस दिन लॉन्च किया गया था, ये डेट आपको पता रहना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो बंगाल टाइगर होता है उसकी संख्या को बढ़ाया जा सके। देखिए, इस धरती पर जो भी चीज है सब जिम्मेदार है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, टाइगर का संख्या घट जाएगा तब भी हमारा जो बैलेंस एनवायरनमेंट का वो कम जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा बैलेंस। तो बैलेंस बरकरार रहे इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम लोगों को हर ऑर्गेनिज्म को बचा के रखना पड़ता है। किसी ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देना इसका सही सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, इसलिए लॉन्च किया गया ताकि टाइगर का संख्या घट रहा था और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत काम किया गया और आज टाइगर का संख्या भारत में बहुत हद तक बढ़ा इस प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद। तो आपको दो चीज याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया था? तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए, उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। और किस डेट को लाया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतने सवालों को डिस्कस किए। कल फिर अन्य सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल के साथ, और देश के विभिन्न स्कूलों में पूछे जाने वाले, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले साइंस के किसी भी प्रकार के सवाल को हम इस वीडियो में अपने सीरीज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।